देखो, संवैधानिक विकास में नेक्स्ट है वो भारत शासन अधिनियम 1919 है। मैं थोड़ा सा बता दूं कि इस वीडियो को 2 बार रिकॉर्ड करे, दोनों बार में ये वीडियो मतलब डिलीट हो गया। तो कुछ डेटा अपन ने लिखते समय कुछ लिखा है, तो मैंने फिर सोचा उसी को पढ़ाते हुए अपन आगे चलते, समझा देते अपने इसको। भारत शासन अधिनियम 1919 है, मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है। मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसका नाम है, मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत शासन अधिनियम भी है और मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मोन्टेग्यू भारत के भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड थे वो वायसराय थे। ये 1909 में मॉर्ले मिंटो है, तो मॉर्ले भारत सचिव, और ये मैंने पहले भी कहा कि ये दो जो नाम आते हैं दो ही एक्टों में, तो वो पहला भारत सचिव का है, क्योंकि भारत सचिव ब्रिटेन में बैठा हुआ एक कैबिनेट मंत्री था जिसको भारत का प्रभार था, भारत का प्रभारी मंत्री वो था, इसको भारत सचिव के नाम से जाना गया। मोन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा की कि हम भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। यानी क्रमिक रूप से हम धीरे धीरे भारत में हम इस तरह से एक्टों में प्रोविजन करेंगे कि भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार की स्थापना की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? ऐसा बोलने का एक तो ये था कि भारतीय जनमानस को ब्रिटेन धीरे धीरे पढ़ रहा था, उनको पता था कि अब यदि भारतीयों को प्रशासन में भागीदार नहीं बनाया गया तो ये आंदोलन बड़ा हो सकता है। एक तो उसको, दूसरा वर्ल्ड वार में हमने साथ दिया तो वो प्रेशर भी था, और तीसरा ये था कि हाँ सुधार जरूरी थे क्योंकि समय की आवश्यकता थे। तो इन्होंने क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना। उत्तरदायी सरकार एक ऐसी सरकार होती है जिसमें वो अपने कार्यों के प्रति, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, अपने जो भी कार्य करती है उनके लिए वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, उसी को अपन उत्तरदायी सरकार बोलते हैं। ये अपन को ध्यान में रखना है। जैसे आज की सरकार है वो चुनता कौन है? जनता चुनती है और वो जाके शासन करते हैं। फिर जब वो शासन करते हैं तो अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसीलिए उसको क्या कहते हैं अपन? उत्तरदायी सरकार कहते हैं। तो उत्तरदायी सरकार की घोषणा यहाँ पे की गई। ये एक्ट 1921 में लागू हुआ। इस एक्ट के प्रावधान बहुत सिंपल हैं, सरल हैं। याद करने का तरीका ये होता है कि आप इसको 3-4 भागों में बांट लीजिए। एक, केंद्र के स्तर पे क्या परिवर्तन हुए, दूसरा राज्य के स्तर पे क्या परिवर्तन हुए, और तीसरा क्या है जो अलग स्तर है, मतलब अन्य जो चीज़ें हैं, जैसे मतलब अदर और भी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे क्या परिवर्तन है। तो मोटे तौर पे अपन 3 भागों में इसको बांटेंगे, केंद्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, राज्य यानी प्रांतीय स्तर पर, क्योंकि ब्रिटेन सरकार अपने उनको राज्य नहीं कहते थे, प्रोविंसेस कहती थी, प्रांत कहते थे, ब्रिटिश प्रांत। तो प्रांतीय स्तर पे, और तीसरा अदर के रूप में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन केंद्रीय स्तर को देखें। तो केंद्रीय स्तर को भी देखने के लिए देखो सिंपल सा, केंद्र की विधायिका में क्या परिवर्तन हुए, केंद्र की कार्यपालिका में क्या परिवर्तन हुए, उसी से समझ में आ जाएगा। केंद्र स्तर पे मोटे तौर पे देखें तो 4 परिवर्तन हुए। पहला, उसकी विधायिका में क्या परिवर्तन हुआ। तो पहली बार जो केंद्र की विधायिका है वो 2 स्तर की बन गई, यानी पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल केंद्र में लाया गया। इससे पहले भारत में कभी भी द्विसदन नहीं आया। पहली बार कब आया? 1919 के अधिनियम के द्वारा द्विसदन आया। द्विसदन को इंग्लिश में बाई कैमरल बोलते हैं। आप इंग्लिश भी ध्यान रखोगे और हिंदी भी ध्यान रखोगे, क्योंकि कई बार इंग्लिश वर्ड ही आ जाता है। तो बाई कैमरल लेजिस्लेशन जो है वो 1919 के एक्ट में भारत में आया। उसमें पहला है काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्य परिषद का आ गया पहली को, जिसको आज हम राज्यसभा कहते हैं। दूसरी विधानसभा, जिसको आज हम केंद्र में लोकसभा कहते हैं। थोड़ा कंपेरिजन करोगे तो याद करने में आसानी रहेगी। जो राज्य परिषद है उसको उच्च सदन बोला गया, और जो विधानसभा है उसको निम्न सदन बोला गया। राज्य परिषद में टोटल सदस्य कितने रखे गए? 60 सदस्यों का प्रावधान, 33 निर्वाचित, यानी निर्वाचित सदस्यों का बहुमत हो रहा है यहाँ पे, और 27 नॉमिनेटेड कर दिए। नॉमिनेटेड कौन करेगा? गवर्नर जनरल करेगा। और 145 में 105 निर्वाचित होंगे और 40 क्या होंगे? मनोनीत होंगे, यानी नॉमिनेटेड होंगे। तो ये प्रोविजन किया गया। यहाँ पे विधानसभा जो है उसका कार्यकाल कितना किया गया? 3 साल, यानी विधानसभा का कार्यकाल कितना रहेगा? 3 साल। और राज्य परिषद का कार्यकाल 5 साल। ये 5 साल को लेके आप एक बार खुद भी चेक कर लेना, मैंने पढ़ा है वहाँ पे तो ये है, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि राज्य परिषद स्थायी सदन होता है, लेकिन यहाँ पे 5 साल का प्रोविजन रखा गया, तो एक बार आप और चेक कर लेना, यदि गलत हो तो इसको चेंज कर लेना। ये तो विधायिका में पहला परिवर्तन हुआ। फिर दूसरा, विधायिका में देखो दो दो, एक चीज़ बताता हूँ मैं, केंद्रीय स्तर पर क्या हुए? 2-2 परिवर्तन हुए। 2 विधा सदन कितने हो गए? 2। बजट के भाग कितने हो गए? 2। विषयों के भाग कितने हो गए? 2। तो ऐसे याद कर सकते हो। तो दूसरा परिवर्तन हुआ बजट विधायिका का। अब जो केंद्र की विधायिका है उसके साथ साथ जो प्रांतों की विधायिका है उनको भी बजट बनाने का अधिकार दिया गया है। कहने का मतलब है बजट को पृथक कर दिया गया, केंद्र से प्रांतों को भी बजट बनाने का अधिकार दे दिया गया। तो ये भी 2 परिवर्तन, 2 मतलब 2 संख्या हो गई ना, एक केंद्र एक प्रांत बना रहा है। तीसरा परिवर्तन क्या हुआ? विषय 2 भागों में बांट दिए गए, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय। प्रांत जो है
अपने विषयों पर कानून बनाएंगे, केंद्र जो है वो अपने विषयों पर कानून बनाएगी। तो तीन चीज़ें तो सीधी सी याद हो जाएगी। द्विसदनीय विधानमंडल आ गया, विषय दो भागों में बट गए, केंद्रीय और प्रांतीय, और बजट भी पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से क्या कर दिया गया, पृथक कर दिया गया। ये तीन परिवर्तन तो हमने विधायिका में देखे। कार्यपालिका में देखे तो गवर्नर जनरल की जो कार्यपालिका है, जो कार्यकारी परिषद है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें अब 6 में से, यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल सदस्य कितने थे, 6। इन 6 सदस्यों में से 3 सदस्य भारतीय होना अब जरूरी कर दिया गया। यानी इन 6 सदस्यों में से 3 सदस्य कौन होंगे, अब भारतीय होंगे, ये जरूरी कर दिया गया। लेकिन इन 3 में कमांडर इन चीफ को छोड़ करके कहा गया, यानी कमांडर इन चीफ को एक्सक्लूड कर दिया गया। यानी 6 में से 3 सदस्य। 1909 के एक्ट में हमने ये यात्रा देखी थी। 1909 के एक्ट में एक सदस्य शामिल किया गया था पहली बार, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब एक से बढ़ा के उसकी संख्या 3 कर दी गई। ऐसे कंपेरिजन कर लेना। ऐसे ही आप विधायिका को देखो तो देखो 1892 के रिएक्ट पढ़े थे, तो वहाँ पे कुछ कुछ अधिकार दिए, ठीक है ना। इसके बाद में देखो यहाँ पे निर्वाचित जो सदस्य उनका एक तरह से बहुमत बनाया गया। तो आगे चलोगे तो और भी ज़्यादा परिवर्तन देखिएगा, जिसको अपन उत्तरदायी, मोंटेग्यू ने कहा कि उत्तरदायी सरकार हम स्थापना कर रहे हैं, तो एक तरह से उसी कड़ी में। दूसरा, हम प्रांतों की स्तर पे देखें तो प्रांतों में हमने देखा, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय 2 विषय बना दिए गए। केंद्रीय विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, प्रांतीय विषयों पर प्रांतीय सरकार, जो प्रोविंसेस गवर्नमेंट है, वो कानून बनाएगी। अब प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। यहाँ पे प्रांतों को हालांकि यहाँ ताकत तो दे दी, बजट बनाने का अधिकार दे दिया, विषय दे दिए, लेकिन उनको भाग 2 बना दिए। यानी एक दरवाजे से दिया, दूसरे दरवाजे से मैन पावर सारी वापस सरकार ने अपने हाथ में छीन ली, लेकिन कुछ देने का प्रयास तो किया। द्वैध शासन जो है उसमें विषयों को 2 भागों में बांट दिया, एक तो आरक्षित और एक हस्तांतरित। आरक्षित द्वैध शासन, जिसको इंग्लिश में डायरेक्टली भी कहते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश इसकी भी ध्यान रखना। आरक्षित विषय वो थे जिन पर जो प्रांतों का गवर्नर होता था, गवर्नर का शासन था। यानी इन पर शासन किसका चलेगा, गवर्नर का, प्रांतों का। और गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद की सहायता से शासन करेंगे। यानी यहाँ पर विधायिका का कोई लेना देना नहीं है, विधायिका का कुछ भी हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी प्रांतों की जो विधान परिषद है उसका हस्तक्षेप नहीं होगा। और दूसरे बांट दिए गए हस्तांतरित। हस्तांतरित गवर्नर इन पर शासन करेगा, लेकिन गवर्नर मंत्री परिषद की सहायता से शासन करेगा। और मंत्री परिषद कौन होगी, जो प्रांतों की विधायिका से बन करके आएगी। तो इसका मतलब हुआ कि वो मंत्री परिषद अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होगी, प्रांतीय विधायिका के प्रति। इसका मतलब ये हुआ कि हस्तांतरित विषयों में तो विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो गए हस्तांतरित विषय, तो वो जो आरक्षित विषय थे वो गवर्नर के पास ही रखे गए 2 तरह से। और देखो यहाँ पे मूल रूप से आप और देखोगे गौर से, तो भू राजस्व, वित्त, पुलिस, न्याय जैसे महत्वपूर्ण विषय है वो तो गवर्नर ने अपने पास रख लिए। और शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, कृषि, सहकारिता, ऐसे आदि विषय हैं, वो क्या किया गया, गवर्नर हस्तांतरित विषयों में शामिल कर दिए गए। अब देखो एजुकेशन के लिए आप कुछ भी काम करना चाहो तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कुछ भी कर लो, वित्त की आवश्यकता पड़ेगी, वित्त किसके पास है, गवर्नर। तो एक तरह से कंट्रोल अभी भी ब्रिटेन ने अपने पास ही रखा। हालांकि इसमें बस थोड़ा सा परिवर्तन ये हुआ कि चलो शुरुआत तो हुई, चाहे देख करके छीन लिया हो, लेकिन दिया तो सही, शुरुआत तो की। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, प्रांतों की जो विधायिका थी उसका आकार भी बढ़ा दिया गया। अब आकार बढ़ा दिया गया, इसका मतलब ये है कि प्रांतों की जो विधायिका थी अब थोड़ी सी क्या हो गई, मतलब बड़ी हो गई पहले की अपेक्षा में। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि ये मैंने डेटा यहाँ पे नहीं लिखा कि किस प्रांत की विधायिका में कितने सदस्य हो गए, क्योंकि लिखना चाहता तो मैं भी लिख सकता था और मैं भी देख के ही लिखता इनको, ठीक है, लेकिन वो रटन तो हो जाता, इतना सारा डाटा अपन को याद नहीं होगा। कई बार देखो क्वेश्चन, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो जैसे 1935 के एक्ट में आपकी सेकंड ग्रेड में कुछ क्वेश्चन, सारे नहीं, कई 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए जो वाकई में बहुत ज़्यादा अडेप्ट थे। अब उनके लिए इतना डिटेल से नहीं पढ़ा जा सकता, तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए अपन को छोड़ना बेहतर होता है बजाय उनको करने के। हाँ, लेकिन एक्ट से रिलेटेड चीज़ें, एक एनालिसिस अपना नहीं छूटना चाहिए, जिससे कि एनालिटिकल क्वेश्चन आए तो हमारे गलत नहीं होने चाहिए। फिर इसके बाद में देखो, दो केंद्र और केंद्र में देख लिया अपन ने 4 परिवर्तन हुए, द्विसदनीय विधानमंडल आ गया, बजट के 2 भाग हो गए और विषयों के 2 भाग हो गए, और 6 में से 3 परिषद में आ गए। प्रांतों में अपन ने देखा कि डायरेक्टरी आ गई और विधायिका के आकार को बढ़ा दिया गया। अब प्रत्यक्ष चुनाव पहली बार यहाँ पे किया गया, यानी जनता अब चुनाव में डायरेक्ट वोट डालेगी और प्रतिनिधि चुनेगी, प्रत्यक्ष चुनाव उसको कहेंगे। लेकिन यहाँ पर मताधिकार जो फ्रेंचाइजी थी वो क्या थी, सीमित थी।
जो फ्रेंचाइजी थी वो सीमित थी, और मताधिकार में ऐसे कहते हैं कि लगभग 3% भारत की आबादी थी वही शामिल थी। क्योंकि मताधिकार सीमित इसलिए था क्योंकि मताधिकार का आधार संपत्ति यानी प्रॉपर्टी, ठीक है ना, इनकम टैक्स और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, संपत्ति, आय, कर और शिक्षा, ये आधार रखे गए। संपत्ति, आय, कर, शिक्षा, इनके आधार पर मताधिकार दिया गया। तो यानी मताधिकार संपत्ति का एक क्राइटेरिया कर दिया कि इतनी संपत्ति जिसके पास है, जो सरकार को इतना टैक्स देता है, जिसकी इनकम इतनी है, या जो एजुकेशन में ये है, क्वालिफाइड है, वही मताधिकार की योग्य होगा। यानी यहाँ पे इनके आधार पे मताधिकार को सीमित कर दिया गया। और मैंने कहा भारत की लगभग 3% आबादी को यहाँ पे मताधिकार में शामिल किया गया, लेकिन फिर भी मताधिकार में शामिल तो किया गया। अब कुछ अन्य परिवर्तन अपन देख लेते 3 के बाद में, अन्य परिवर्तन अपन देख लेते हैं। पहला, पृथक निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल, देखो पृथक निर्वाचक मंडल जो था वो पहले किसके लिए था? सबसे पहले आया मुस्लिम के लिए, तो वो तो इसमें प्रावधान शामिल कर लिया। सिख हो गए, ईसाई हो गए, भारतीय ईसाई, यूरोप, एंग्लो इंडियन हो गए, एंग्लो इंडियन हो गए। तो ये तो पहले से ही था कि सिख, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई और यूरोपियन। सिख, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई और यूरोपियन, इनको तो यूरोपियन तक इसका सॉरी, मुस्लिम के लिए 1919 के एक्ट में था। मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। मुस्लिम के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल था वो 1919 के एक्ट में था। मेरे माइंड में क्या रह गया, 1935 का एक्ट रह गया, क्योंकि वहाँ पे जाकर के आपको दलितों को और विस्तार कर दिया गया। ये तो 1909 के एक्ट में शामिल कर लिया गया था, बाद में इसको 1919 के एक्ट में रखा गया। और ये जो थे, सिख हो गया, भारतीय ईसाई हो गया, 1, 2, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन, इन 4 लोगों को 1919 के एक्ट में, 4 कम्युनिटी को 1919 के एक्ट में पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट जैसा कि अपन ने पहले बात की थी कि इसका मतलब हो गया वोटर भी, जैसे सिख खड़ा हो रहा है तो वोटर भी सिख होगा, और कम्युनिटी के वोटर वहाँ पे होंगे नहीं। वो है सदस्य, लोग तो हैं लेकिन वो वोट नहीं डाल सकते, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट। और 1935 में इसको बढ़ा के दलितों के लिए कर दिया गया। तो सेपरेट इलेक्टोरेट मैंने एक साथ ही बता दिया, 9 में मुस्लिम, यहाँ पे सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन, और फिर दलित। तो ये इस तरह से अपन इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट का यहाँ पर विस्तार किया गया। फिर एक, तो ये परिवर्तन जो था ये एक तरह से विभाजनकारी परिवर्तन था, देश में विभाजन करना, क्योंकि इससे विभाजन की प्रवृत्तियाँ पैदा होती है, सेपरेट इलेक्टोरेट। फिर इसके बाद में देखो दूसरा अपन देखते हैं यहाँ पे, अन्य में दूसरा देखते हैं, एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान इसमें किया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसको मैं एक साथ बता देता हूँ। केंद्रीय लोक सेवा आयोग, ये आयोग 1926 में बना। इसकी स्थापना कब हुई? 1926 में हुई। और ली कमीशन, ली आयोग जो 1923 में बना था, की सिफारिश पर, अब आपको कन्फ्यूज होगा यार ये क्या है। 1919 के एक्ट में केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय स्तर पर लोक सेवाओं के लिए एक आयोग के गठन का प्रोविजन रखा गया। उस एक्ट का कैसा वो आयोग हो, इसके लिए ली कमीशन बनाया गया 23 में। और ली कमीशन ने बताया कि आयोग ऐसा होगा, तो उसके आधार पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग। अब देखो 1935 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम बदल के संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया जाएगा। और बाद में फिर जब भारत सरकार होगी तो फिर उसको संघ लोक सेवा आयोग कर दें। तो ऐसे पहले हो गया वो सेंट्रल पब्लिक कमीशन, सर्विस कमीशन, फिर वो हो जाएगा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर वो हो जाएगा यूपीएससी जिसको आज हम बोलते हैं। ये इसका क्रमिक विकास हम इस रूप से देख सकते हैं। फिर भारतीय उच्चायुक्त, तीसरा पॉइंट है भारतीय उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर, भारतीय उच्चायुक्त, ठीक है ना। तो तीसरा जो है, ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त का पद सृजित किया गया है यहाँ पे। यानी ये जो भारतीय उच्चायुक्त का जो पद है वो ब्रिटेन में सृजित किया गया, ब्रिटेन में सृजित किया गया, और ये पद बना 1920 में। अब ये कौन था भारतीय उच्चायुक्त? तो देखिए, भारतीय जो उच्चायुक्त थे, अब तक जो भारत सचिव, भारत का जो स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है, भारत सचिव है, जो कि 1858 के एक्ट में लाया गया पहली बार, वो जो काम कर रहा था उसके कुछ कार्यों को भारतीय उच्चायुक्त को दे दिया गया।
यानी भारत सचिव के कुछ कार्य इसके द्वारा किए जाते थे। भारत सचिव के कुछ कार्य जो हैं ये इनके द्वारा किए जाते थे। तो नहीं, भारतीय उच्चायुक्त का पद सृजित किया गया ब्रिटेन में 1920 में। ये एक इस एक्ट में एक प्रोविजन ये किया गया। चौथा अपन देखते हैं तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेज, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज, इसका भी प्रावधान किया गया, जिसको बाद में नरेंद्र मंडल भी कहा गया। अपन हिस्ट्री में पढ़ते हैं नरेंद्र मंडल, अलवर के राजा हिंदी के प्रेमी थे तो उनके सुझाए गए नाम पे इसका नाम रखा गया, नरेंद्र राजाओं का एक मंडल। ये नरेंद्र मंडल क्या था, देखो थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि राजाओं को भी जब कांग्रेस का कद बढ़ रहा था तो राजाओं को चिंता सताने लगे कि यार हम तो सरकार से अपनी बात कह ही नहीं पा रहे हैं। तो राजाओं ने एक जगह बैठे और उन्होंने कहा कि यार अपना भी एक मंडल एक बना लो, जैसे कांग्रेस है वैसे, और ये अपनी बातें अपन अपनी जो भी बातें हैं वो वाइसराय से अपन बात करेंगे, वाइसराय से मिलने के लिए अपना एक मंडल बना लो, जिसको अपन चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी राजाओं का चैम्बर है, जिसको नरेंद्र मंडल नाम दिया गया। ये नरेंद्र मंडल 1921 में बना था। ये कब बना था? 1921 में इस नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई थी। इसमें 120 सदस्य थे। इस नरेंद्र मंडल में 120 सदस्य थे। टोटल सदस्य कितने थे? 120 सदस्यों का ये नरेंद्र मंडल बना था, जिसमें 108 तो राजकुमार, राज्यों के राजकुमार थे और 12 प्रतिनिधि थे। 108 तो राज्यों के राजकुमार इसमें थे और 12 इसमें प्रतिनिधि थे। और इस नरेंद्र मंडल की जो अध्यक्षता है वो वाइसराय करता था। इसकी अध्यक्षता कौन करता था? वाइसराय। तो ये नरेंद्र मंडल हो गया आपका, सिंपल सा है। नरेंद्र मंडल मतलब राजाओं के अपने हितों को सरकार के सामने, वाइसराय के सामने रखने के लिए राजा एक प्रतिनिधि मंडल बनाया गया, जिसको अपन नरेंद्र मंडल बोलते हैं। और ये नरेंद्र मंडल जो था वो 1921 में बना, 120 सदस्य थे। इसकी अध्यक्षता वाइसराय के द्वारा की जाती थी। फिर पांचवा पॉइंट है रिपोर्ट एंड रिव्यू। रिपोर्ट एंड रिव्यू यानी इसमें ये रखा गया कि जो 1919 का जो अधिनियम है उसकी 10 साल बाद में एक समीक्षा होगी, यानी इसकी रिपोर्ट और रिव्यू के लिए 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग बनाया जाएगा, स्टेट्यूटरी कमीशन, वैधानिक आयोग की स्थापना की जाएगी। ये वैधानिक आयोग आएगा और देखेगा कि जो ये एक्ट है वो कितना प्रभावी रूप से लागू हुआ। 10 साल बाद में इसकी रिव्यू होगा और रिव्यू करके वो अपनी रिपोर्ट देगा कि आयोग कितना, और उसके आधार पर नए एक्टों का मतलब नए एक्टों में उसको शामिल किया जाएगा और नए एक्ट लाए जाएंगे। ये 10 साल बाद का प्रोविजन किया गया। लेकिन आप ध्यान रखो कि यहाँ पे ये जो वैधानिक आयोग का गठन का प्रावधान किया गया, जो बाद में साइमन कमीशन भी बना, 1919 के 10 साल बाद होता है 1929, लेकिन 1927 में ही साइमन कमीशन बना दिया जाता है। यानी 2 साल पहले ही 1919 के एक्ट के प्रोविजनों की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन कर दिया जाता है, जिसका नाम क्या है? साइमन कमीशन। तो हम थोड़ा सा साइमन कमीशन को देख लेते हैं। बाकी तो हिस्ट्री से पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देख देते हैं। साइमन कमीशन 1927, साइमन कमीशन कब बना? 1927 में। यानी ये कमीशन है वो 2 वर्ष पहले आ गया, 2 वर्ष पहले, ठीक है ना। इस कमीशन का जो नाम था, साइमन कमीशन तो चलो साइमन के नाम से है, लेकिन इस कमीशन का वास्तविक नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, और अब अपन को पूछेगा तो उस समय हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन है, इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन, जिसको हिंदी में अपन बोलेंगे भारतीय वैधानिक आयोग। कई बार ये पूछ लिया जाए आपको कि भारतीय वैधानिक आयोग का गठन कब हुआ, तो वो साइमन कमीशन के बारे में बात की जा रही है। इसका जो अध्यक्ष था वो साइमन था। इसका अध्यक्ष कौन था? साइमन था। और साइमन के नाम पे इसका क्या नाम हो गया? साइमन कमीशन इसको कहते हैं, ठीक है ना। इसका अध्यक्ष कौन था? साइमन था। और साइमन के नाम पे ही, यानी सर जॉन साइमन, थोड़ा सा मैं लिख दूं, सर जॉन साइमन, साइमन, ठीक है ना। इसमें 7 सदस्य थे, 7 सदस्यीय था ये, और सातों ही ब्रिटिश थे।
सातों ही कौन थे? ब्रिटिश थे। यानी सातों के सातों सदस्य कौन थे? ब्रिटिश थे। जिनमें से अपन थोड़ी सी और डेटा की बात करें तो 5 तो कंजर्वेटिव पार्टी के थे और 2 लेबर पार्टी के थे। यानी 7 में से 5 तो कंजर्वेटिव पार्टी के थे, ब्रिटेन की पार्टी से आए, और 2 सदस्य लेबर पार्टी के भेजे गए। अब देखो, भारत के वैधानिक, भारत का भविष्य, भारत का विधान कैसा होगा, किस तरह से होगा, भारत का भविष्य क्या होगा, कानून किस तरह से बनाए जाएंगे, भारत के कानूनों के बारे में, भारत के विधान के बारे में जो आयोग भारत में आ रहा है, वो उस आयोग में विडंबना, दुख की बात देखिए, एक भी भारतीय नहीं है। जब एक भी भारतीय नहीं था तो विरोध होना ही था। तो साइमन गो बैक के नारे लगे, ठीक है, जो कि अपन हिस्ट्री के हिसाब से, मैं हिस्ट्री का मोड ज़्यादा बात नहीं करा, लेकिन यहाँ पे अपन देखें तो इस आयोग का विरोध होने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि भाई इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं है, तो हम जो भारत के भविष्य के बारे में बात करेगा और भारत का भविष्य कैसा होगा, भारत के विधान क्या होंगे, जो बनाने की बात कर रहा है, और गजब की बात है कि उसमें भारतीय ही नहीं है। तो इसका विरोध हुआ, विरोध हुआ। तो विरोध के बावजूद भी 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी। अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत कब की इन्होंने? 1930 में अपनी रिपोर्ट दे दी। और अपनी रिपोर्ट में कुछ बातें इन्होंने कही जो हमको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, यानी पॉलिटी के हिसाब से अपन बात करें। इन्होंने पहला जो द्वैध शासन था उसको खत्म कर दो, 1935 में खत्म हो जाएगा, द्वैध शासन समाप्त कर दो। जो द्वैध शासन था, उन्होंने कहा कि फिर आप उत्तरदायी सरकार कहाँ बना रहे हो, आप तो एक दरवाजे से उत्तरदायी सरकार करे, दूसरे से छीन लिया, तो यानी आप किसको खत्म करो? द्वैध शासन को समाप्त कर दो। फिर एक भारत में फेडरल व्यवस्था लेके आओ, संघीय ढांचा, भारत में संघीय व्यवस्था लेके आओ, नहीं फेडरल, फेडरल सिस्टम भारत में आना चाहिए, इसकी वकालत की। अब देखो, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें आपको 1935 के एक्ट में देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये, इसलिए सारी तो नहीं, लेकिन जो मेन बात जो 35 में है वो, बाकी तो और भी की इन्होंने कि केंद्र में भी द्वैध शासन की जरूरत नहीं है, यानी कि केंद्र में भी उत्तरदायी सरकार नहीं लागे जाए, तो वो चीज़ें नहीं, लेकिन जो 1935 के एक्ट में आपको दिखेगी वो मैं बात करूँ। अल्पसंख्यकों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व की बात कही इन्होंने, ये कई बार पूछ लिया जाता है। अल्पसंख्यकों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व देने की बात कही, निधित्व देने की बात की, अल्पसंख्यकों को अलग से रिप्रेजेंटेशन दो आप, ठीक है ना, अल्पसंख्यकों के लिए। फिर ये 3 सिफारिशें हैं जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट है। इसका गो बैक के नारे भी हुए थे, इस लाहौर घटना भी हुई थी, लाहौर घटना में जो लाला लाजपत राय है उनकी मृत्यु भी हो गई थी, ये अपन हिस्ट्री में अपन देखते हैं। यहाँ पे हम इसके बारे में बात करते हैं कि साइमन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी, इन पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने, यानी इन पर विचार करने के लिए जो ब्रिटेन की सरकार है, उसने एक सम्मेलन बुलाए जिनको अपन गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। यानी थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि इसकी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए, गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गोलमेज सम्मेलन, जो 3 सम्मेलन हुए थे गोलमेज, वो इसकी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, ठीक है ना। और फिर इन गोलमेज सम्मेलनों में जो चर्चा हुई, उसके आधार पर संवैधानिक सुधारों का एक श्वेत पत्र तैयार किया गया। इस गोलमेज सम्मेलन में जो चर्चा हुई, इस चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों का एक श्वेत पत्र, ये ध्यान रखना ना, जारी किया गया। संवैधानिक सुधारों का एक श्वेत पत्र, यानी साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन 3 हुए। गोलमेज सम्मेलन में जो चर्चा हुई उसके आधार पर एक संवैधानिक सुधारों का श्वेत पत्र जारी किया गया। इस श्वेत पत्र पर विचार करने के लिए, यानी जो श्वेत पत्र जारी किया गया ये संवैधानिक सुधारों का, इस पर विचार करने के लिए, यानी इस श्वेत पत्र में जो बातें हैं वो सही, कितनी सही है, क्या चेंजेस होने चाहिए, यानी उस पर विचार करने के लिए ब्रिटेन की संसद ने एक संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया गया। ब्रिटिश संसद में संयुक्त प्रवर समिति बनाई गई। ब्रिटिश संसद के द्वारा क्या बनाई गई? एक संयुक्त प्रवर समिति बनाई गई, और उस संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिश जो थी, सिफारिश में कुछ संशोधन किए गए, और उन संशोधनों के आधार पर भारत शासन अधिनियम
1935 जारी किया गया। देखो इंपॉर्टेंट, मतलब इस तरह से भारत शासन अधिनियम की एक भूमिका बनती है। यानी इस पर विचार करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। सम्मेलन पे जो चर्चा की गई उसके आधार पे संवैधानिक सुधारों के लिए एक श्वेत पत्र जारी किया गया। ये जो संवैधानिक सुधारों का श्वेत पत्र था, इस पर विचार करने के लिए ब्रिटेन की संसद में जो संयुक्त प्रवर समिति बना दी गई। संयुक्त प्रवर समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें कुछ संशोधन हुए और संशोधनों के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 यहाँ पर बना दिया गया। यहाँ पे एक चीज और मैं बता देता हूँ, उसके बाद में अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम। लेकिन थोड़ा सा मैं एक बीच में एक बात रह जाती है, सांप्रदायिक पंचाट 1932। सांप्रदायिक पंचाट 1932, ठीक है ना। ये सांप्रदायिक पंचाट, कम्युनल अवार्ड जिसको अपन बोलते हैं, ये कम्युनल अवार्ड 1932। ये सांप्रदायिक पंचाट जो देने वाला व्यक्ति था वो था रैमसे मैकडोनाल्ड, जो ब्रिटेन का उस समय प्रधानमंत्री था। ये देने वाले कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? रैमसे मैकडोनाल्ड। इनके द्वारा इस सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई 16 अगस्त को। घोषणा कब की गई इनके द्वारा? इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए कि इनके द्वारा जो घोषणा की गई वो 16 अगस्त 1932 को जारी की गई। 16 अगस्त 1932। सबसे इम्पोर्टेंट ये सांप्रदायिक इसलिए कहा जाता है कि इसमें इन्होंने क्या किया, दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल की घोषणा कर दी। किसके लिए? दलित के लिए, ठीक है ना, और अल्पसंख्यकों के लिए भी, यानी पृथक निर्वाचक मंडल। दलित और अन्य जो अल्पसंख्यक थे, मुस्लिम तो हो ही गए पहले ही, संख्यकों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल की घोषणा कर दी। यानी इनके लिए भी अलग से, कि दलितों के लिए भी एक तरह से पूरे भारत का विभाजन कर दिया। सांप्रदायिक आधार पे, अलग अलग आधारों पे भारत का पूरा इन्होंने विभाजन कर दिया। और इस विभाजन के विरोध में गांधी जी के द्वारा, उस समय गांधी जी पूना की यरवदा जेल में थे, तो पूना की जो यरवदा जेल में गांधी जी थे वहाँ से उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। मैं कहानी बता देता हूँ। यरवदा जेल में गांधी जी के द्वारा आमरण अनशन शुरू कर दिया गया। क्योंकि आमरण अनशन, क्योंकि दलितों को आप तो इस तरह से पूरे भारत का विभाजन ही कर दोगे। तो बाद में अम्बेडकर जी को समझाया गया। अम्बेडकर जी जो कि दलितों के नेता उस समय माने गए, हालांकि अम्बेडकर पूरे भारत के नेता थे, तो उनके द्वारा क्या किया गया कि मतलब गांधी जी को द्वारा जो आमरण अनशन किया गया, तो उस आमरण अनशन के बाद में मतलब गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में जो पैक्ट हुआ, समझौता हुआ, उसको कहते हैं पूना पैक्ट। और पूना पैक्ट में जो अम्बेडकर साहब थे वो मान गए कि हमें पृथक निर्वाचक मंडल की आवश्यकता नहीं है दलितों के लिए। लेकिन गांधी जी ने कहा कि पृथक निर्वाचक मंडल मत लो, क्योंकि पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब मैंने समझाया ये कहीं अच्छा नहीं, मुस्लिम के लिए भी, सिख ईसाई जिनको डाला गया, तो वहाँ पर बाकी जो कम्युनिटी थे वो तो वोट ही नहीं डाल सकते थे। तो इस पे समझौता बन गया। लेकिन इसके साथ ही गांधी जी ने कहा कि दलितों के लिए 71 सीटें हैं, उनको बढ़ाकर हम 148 कर रहे हैं, तो ये फ़ायदा यहाँ पे दिया गया। तो ये थोड़ी सी मैंने कहानी बताई। इसके बाद में अपन बात करेंगे 1935 के एक्ट की।